खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। पहाड़ों से हथियारों का भारी जखीरा किया बरामद, पुलिस ने नांगल तोड़ियार में दी दबिश। बेटी स्कूल से लौटी तो फंदे पर लटके मिली पिता की लाश। गोलेटा की सैयद कॉलोनी में मजदूर ने की आत्महत्या। सरिस्का में नए साल के लिए सफारी की बुकिंग सहित तैयारियों ने पकड़ा जोर। वहीं बाघों की लगातार साइटिंग से हो रहे रोमांचक अनुभव। और न्यायिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारियों पर किया चिंतन, विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा आयोजन। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। मालाखेड़ा थाना पुलिस को नांगल टोडियार के पहाड़ों से हथियारों का जखीरा मिला है। टोडियार बीट सिपाही राजेश यादव को मिली गुप्त सूचना पर SHO हरदयाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दुर्गम पहाड़ी जंगल में दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने एक कुख्यात बदमाश को अवैध हथियारों के बड़े जखीरे के साथ गिरफ्तार कर लिया। यहां 12 बोर की 3 बंदूकें और 3 कट्टों सहित 68 जिंदा कारतूस, 52 खाली कारतूस, 12 पैकेट छर्रे और हथियार सेट करने एवं कारतूस फिट करने का सामान बरामद किया है। यह पूरा जखीरा गहरे जंगल में छिपा कर रखा गया था। जिस स्थान से हथियार बरामद किए गए वह दुर्गम पहाड़ी इलाका है, जहां तक पहुंचना ही पुलिस के लिए चुनौती था। इसके बावजूद मालाखेड़ा पुलिस टीम ने क्षेत्र में दबिश दी और बदमाश को मौके से पकड़ लिया। SP सुधीर चौधरी ने बताया कि कुछ दिन पहले मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में फायरिंग की एक घटना हुई थी। इसमें पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया था और उससे हथियार भी बरामद किया था, लेकिन जो हथियार वीडियो में दिख रहा था वह आरोपी से बरामद हथियार से अलग था। ऐसे में पुलिस ने जांच की और आखिरकार यह हथियार बरामद कर लिए। साथ ही फिरोजपुर झिरका निवासी को गिरफ्तार किया है, जो अलवर क्षेत्र के गांव में खेतों की रखवाली की आड़ में हथियार तस्करी का काम करता है। SP के अनुसार आरोपी जाहिद के पास मिले सामान से उसके द्वारा हथियार तैयार करना भी प्रतीत होता है। वहीं गैंग में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। देखिए, पुलिस मुख्यालय की तरफ से DGP सर की तरफ से स्पष्ट निर्देश थे कि जो भी आर्म्स एक्ट के केसेस हैं उसमें प्रभावी कार्रवाई की जाए, और स्पेशली पुलिस मुख्यालय का ये निर्देश था कि जो रूट कॉज है जहां से हथियारों की सप्लाई हो रही है उनके पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में एक आर्म्स एक्ट का प्रकरण दर्ज हुआ था मालाखेड़ा में, जिसके अंदर की हमने हथियार को सीज किया और जब आगे अनुसंधान किया कि वो सप्लाई कहाँ से ला रहा है, उसी के तहत मालाखेड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लगभग 6 हथियार जब्त किए हैं, जिसमें कि जाहिद खान जो कि मूलतः फिरोजपुर झिरका का रहने वाला है और अभी मालाखेड़ा में किसी खेत में काम कर रहा था। लंबे समय से ये अंतर्राज्यीय गिरोह बना करके कार्य कर रहा था। इसके साथ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। फिलहाल हमने 3 बंदूक 12 बोर, 3 देसी कट्टे 315 बोर, 68 जिंदा कारतूस, 52 खाली कारतूस और खाली कारतूस भरने का जो सामान इक्विपमेंट्स बरामद किए हैं, ये खुद ही जो है एम्युनिशन बनाता था। और विस्तृत अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि किन किन लोगों को इसने हथियार पहले सप्लाई किया है और उसके नेटवर्क में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अभी हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो पुलिस कस्टडी में लेकर के गहनता से पूछताछ की जाएगी, अनुसंधान किया जाएगा और भविष्य में अलवर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का प्रयास करेगा हथियार सप्लाई का, तो पुलिस की पैनी नजर उस पर रहेगी। इसके साथ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसके बारे में भी अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि ये अपनी जो पहचान छुपाने के लिए एक खेत में काम करने का बहाना लेकर के हथियारों को सप्लाई करने का, हथियारों को मैन्युफैक्चर करने का और एम्युनिशन मैन्युफैक्चर करने का काम करता था। परंतु पुलिस के इंटेलिजेंस से और सजगता से जो है ये नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसमें एडिशनल SP हेडक्वार्टर, एडिशनल SP ग्रामीण, जो IPS अफसर हैं, उसके अतिरिक्त SHO मालाखेड़ा और उनकी पूरी टीम ने दिन रात लगकर के अथक प्रयास से ये कार्रवाई की है। और भविष्य में भी अलवर में जो एम्युनिशन की घटनाएं हुई हैं, आर्म्स एक्ट के प्रकरण दर्ज हुए हैं, उसमें हम लोग हथियार तो जब्त कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो इनका सप्लाई का सोर्स है उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं। ये व्यक्ति एक अंतर्राज्यीय गिरोह का हिस्सा था, हरियाणा के कुछ लोगों से भी संपर्क इसका था
मूलतः हरियाणा का रहने वाला, राजस्थान में ऑपरेट कर रहा था। उधर मालखेड़ा थाना अधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के माध्यम से जानकारी मिली थी। इसमें बताया गया कि नांगल टोडियार गांव में जाहिद ने खेत की रखवाली का बहाना कर डेरा जमा रखा है। साथ ही वह हरियाणा से हथियार लाकर आसपास के क्षेत्र में सप्लाई करता है। इसके बाद मालखेड़ा थाने की एक टीम एसपी सुधीर चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका रघुवंशी और कामली शरण गोपीनाथ सहित आईपीएस शिवानी के निर्देशन में गठित की गई। साथ ही मौके पर पहुंच 35 वर्षीय जाहिद को दबोच लिया। उधर मालखेड़ा थाने के रीडर सुरेश चंद के अनुसार एसएचओ ने क्षेत्र में रह रहे बाहरी व्यक्तियों के बारे में पुलिस प्रशासन को जानकारी देने का आग्रह किया है। मालखेड़ा थाना क्षेत्र में जहां उच्च पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर साइबर अपराध पर कुछ अंकुश लगा है, लेकिन अवैध हथियार की सप्लाई करने और कारतूस बनाने के उसमें हरियाणा का एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिससे 3 12 बोर बंदूक, 3 315 बोर के कट्टे और 50 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसका मतलब है वह गांव में जो नांगल टोडियार है वहाँ काफ़ी समय से रह रहा था, तो वहीं ग्रामीणों को भी ड्यूटी बनती है कि बाहर से आने वाला व्यक्ति अवांछनीय कार्य करता है तो उसकी पुलिस और प्रशासन को सूचना देनी चाहिए, जिससे समय रहते अपराधियों को धरपकड़ किया जा सके। पुलिस की एक ठीक कार्रवाई मुखबिर के अनुसार की गई है। इसी प्रकार से मालखेड़ा थाना क्षेत्र के कई गांवों में ऐसे लोग हरियाणा के आकर रह रहे हैं जो अपराध में लिप्त हैं। ऐसे लोगों की सूचना मालखेड़ा पुलिस और प्रशासन को देना जरूरी है। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज। अलवर के गोलेटा गांव स्थित सैयद कॉलोनी में 32 वर्षीय मजदूर मोतीलाल जाटों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह मूल रूप से भरतपुर जिले के पथेना गांव का निवासी था और पिछले कई वर्षों से सैयद कॉलोनी में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे तब सामने आई जब स्कूल से लौटी मोतीलाल की बेटी ने घर में घुसने पर पिता को फंदे से लटके हुए देखा। ऐसे में वह जोर जोर से चिल्लाने लगी और आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच मोतीलाल के शव को नीचे उतारा। परिजनों के अनुसार मोतीलाल और उसकी पत्नी दोनों मेहनत मजदूरी कर घर चलाते थे। उनके एक बेटा और 3 बेटियां हैं। वहीं पिता की मौत के बाद परिवार पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। घटना की सूचना मिलने पर उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। यार फांसी लगा मर गया साहब खुद के मकान में। किसने सूचना दी आपको? हमारे इन पड़ोसी ने गई साहब। क्या कहा? मैं कही भाई साहब राम सिंह तेरे भैया ऐसे फांसी लगा के मर गए। फिर साहब मैं तुरंत भगवान का प्लान में छोड़ के जैसे आते हो जैसे भैया। क्या कहा रहता था ये सर कौन सी कॉलोनी है? सैयद। हाँ सैयद कॉलोनी में रहता साहब। अच्छा, कितने बच्चे हैं इसके? साहब 3 तो लाली है, 1 लाला है। कमाने वाला? ये और दोनों मर्द भैया दोनों मजदूरी करते थे। हाँ। तो कुछ घर वालों ने बताया कोई लड़ाई? कुछ ना, कोई लड़ाई नहीं। सबसे पहले किसने देखा? वो लाली आई 4 बजे से कड़कवान के वार में क्यों धक्का दिया जैसे पापा लटको मिलो। नए साल के आगमन में 3 हफ्ते से अधिक का समय शेष है, लेकिन इसे लेकर सरिस्का तैयारियां शुरू हो गई हैं। नव वर्ष पर हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंचते हैं। साथ ही होटल भी पहले से ही बुक हो जाते हैं। नव वर्ष पर सफारी की बुकिंग भी प्रारंभ हो गई है। डीएफओ अभिमन्यु साहरन ने बताया कि नव वर्ष को लेकर तैयारियां जोरों पर है। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की जा रही है। नव वर्ष पर पर्यटकों को बागों की साइटिंग करवाने के लिए सभी रूट खुले रहेंगे। हालांकि क्षतिग्रस्त होने की वजह से बाला किला रूट की जगह अंधेरी का रूट संचालित हो रहा है। नव वर्ष आने को है, पर्यटकों के लिए हमारे जो है ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है वो अच्छी तरह से चल रहा है। हमारे जो ऑफलाइन बुकिंग सिस्टम है वो भी हमारे प्रयास रहेंगे कि जो भी भीड़ आएगी उसको हम कंट्रोल कर सकें और होपफुली अच्छे टाइगर्स की साइटिंग के साथ में उनका समय भी अच्छा निकले। सर अपने यहाँ सभी ट्रैक खुले रहेंगे? हाँ बिल्कुल। बाला किला का वो सर बाला किला वाला जो रूट है उसको लैंडस्लाइड हो गया था, वो रूट बंद हो गया था, तो उसके एवज में हमारे उच्च कार्यालय से अंधेरी का रूट स्टार्ट करने का फैसला लिया है, जिसका आनंद लोग अब ले सकते हैं बफर क्षेत्र के अंदर। और वहीं सरिस्का में शनिवार शाम की सफारी के दौरान बागिन ST9 देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। यहां बागिन सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई वायर फेंसिंग के लाइन के ऊपर से जंप करती हुई दिखाई दी। ऐसे में वहां मौजूद पर्यटकों की सांसें थम गई,
क्योंकि बागिन जंप लगाने के बाद सीधी पर्यटकों की सफारी की ओर आती दिखाई दी। इसके बाद वह ट्रैक पार कर गई। उधर नेचर गाइड ने बताया कि बाघ 2304 और बागिन ST 9 पर्यटकों को लगातार नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि यह बाघ बागिन एक दिन पहले ही अलवर जयपुर रोड पर बैठे नजर आए थे। सैस्का आने वाले पर्यटकों को लगातार साइटिंग के चलते रोमांचक अनुभव हो रहा है। आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने की। इस अवसर पर ACGM सीमा हुड्डा, आशिमा माथुर और आदित्य शर्मा सहित अनेक न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे। मोहनलाल सोनी ने इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों को राजीनामे के माध्यम से निपटाने पर जोर दिया। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में हाल ही में एक युवती द्वारा खुदकुशी प्रकरण में मृतका के पिता ने थाने में रिपोर्ट पेश की है। कालाकुआ सेक्टर 3 निवासी परिवादी देवेंद्र विजय के अनुसार उनकी पुत्री का विवाह 11 दिसंबर को कोटा निवासी नमन विजय के साथ होना था। इससे पूर्व वह 30 नवंबर को अपने परिवार के शादी समारोह में शामिल होने जयपुर गए थे। इसी दिन रात में उनकी पत्नी ने फोन पर बेटी सेजल की तबीयत ज्यादा खराब होने की सूचना दी। इसी दौरान देवेंद्र विजय की पत्नी पड़ोसियों के साथ सेजल को लेकर सामान्य चिकित्सालय पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवादी के अनुसार उनकी पुत्री ने अंतिम बार नमन के मोबाइल पर करीब 20 मिनट बातचीत की थी। आरोप है कि नमन विजय और उसके परिवारजनों द्वारा बढ़िया ढंग से शादी और नए सामानों को दहेज में देने का दबाव बनाया जा रहा था। इससे पहले भी खुद देवेंद्र विजय से इस तरह की बातें कही गई थी। FIR में आरोप लगाया कि इसी वजह से उनकी पुत्री द्वारा आत्महत्या का कदम उठाया गया। अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार 30 बीघा में खाटू श्याम जी की तर्ज पर भव्य तोरण द्वार का निर्माण किया जाएगा। इसकी नींव शनिवार को मूंड रूप धाम के महाराज राम स्वरूप जी पावन के सानिध्य में रखी गई। इसके बाद विशाल अन्नकूट भंडार आयोजित हुआ। श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल के उपाध्यक्ष जितेंद्र सेतिया ने बताया कि विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक बनवाई लाल सिंघल, अपना घर शालीमार के डायरेक्टर अशोक सैनी और खाटू धाम स्वास्थ्य सेवा दल अध्यक्ष जीतू माली मौजूद रहे। यह स्वागत द्वार खाटू श्याम जी की तर्ज पर बनाया जाएगा और 32 फुट लंबा एवं 30 फुट चौड़ा होगा। वहीं यह तोरण द्वार अपना घर शालीमार स्थित श्री राम श्याम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं का मुख्य पॉइंट होगा। इसके सबसे ऊपर बाबा श्याम का प्रतीक श्याम निशान लगाया जाएगा। वहीं कोषाध्यक्ष लता सेन ने बताया कि 19 दिसंबर को भव्य निशान यात्रा और चांदी के रथ पर विराजमान बाबा श्याम की रथ यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही 20 दिसंबर को बाबा श्याम का भव्य श्री श्याम संकीर्तन होगा। इस मौके पर कोलकाता के फूलों से खाटू श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार किया जाएगा और 56 भोग की झांकी सजेगी। इस अवसर पर श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल के अध्यक्ष भानु प्रकाश सेन ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। शिलान्यास मंदिर के लिए किया गया है जी। बाबा के मंदिर के लिए तोरणोद्वार बनाया गया है जी, उसमें उद्घाटन किया गया बस। तो जिस तरह से श्याम महिमा शालीमार सोसाइटी में गंगा बह रही है, कुछ कहना चाहेंगे? सोसाइटी में गंगा बहेगी, ये बाबा के कहीं भी हो। भगवान श्याम और भगवान राम की महिमा है। ये भगवान राम जी का इतना बड़ा विग्रह बिल्कुल मेन रोड पर गेट पर लगा हुआ है और यहाँ जिस प्रांगण में हम खड़े हैं भगवान श्री राम जी का और भगवान श्याम जी का जोरदार भव्य मंदिर अलवर में बना है, जिसको पूरा शहर और आसपास के लोग देखने आते हैं। सामने हनुमान जी महाराज विराजमान है, तो इसको तो भव्य दिव्य कहा जाएगा। अलवर में जैसा सुंदर चित्रण यहाँ किया है अपना घर शालीमार के जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अलवर के लोगों के लिए एक अच्छी, केवल शालीमार के लोगों के लिए नहीं, पूरे अलवर के लिए एक अच्छी जगह यहाँ उपलब्ध कराई है। बहुत बड़े प्रांगण में मंदिर बनाया है, अद्भुत भगवान का विग्रह है। और उसके पश्चात जो अभी मेरा भी कन्फ्यूजन हुआ था एकदम देखते ही, 4 खड़े विग्रह हैं। तो मैंने पुजारी जी से पूछा, मैंने कहा 4 खड़े विग्रह मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये क्या है? तो उन्होंने कहा साहब 4 भाई हैं, सीता माता है और चौथे भाई जो शत्रुघ्न जी हैं वो बैठे हैं नीचे और एक तरफ हनुमान जी बैठे हैं उनकी सेवा में। तो अद्भुत कल्पना है निश्चित रूप से। मैं यहाँ आया हूँ, भंडारा चल रहा है, अन्नकूट का प्रसाद चल रहा है, लोग आनंद से ले रहे हैं। वास्तव में वर्णनीय नहीं है, अवर्णनीय है। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी ये जो भगवान के प्रति भक्ति और शक्ति है ये और बढ़ती रहे और अधिक यहाँ विकास होते रहें, लोग आते रहें। और ये मंदिर मुझे लगता है कि आने वाले समय में चमत्कारिक मंदिर भी होगा।
यूँ तो चमत्कारों की दुनिया में कोई किसी भी प्रकार की मान्यता भी नहीं होती, लेकिन जितनी पूजा जाता है किसी भी मूर्ति को, उतना उसमें भगवान की शक्तियाँ और अधिक विराजमान हो जाती हैं और वहाँ दर्शन करने वाले लोगों को मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है, ऐसा मेरा मानना है। सबको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। खास तौर से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनागर शालीमार के प्रबंधक, पूरे समिति भाई अशोक मेरे साथ खड़े हैं, आपका, त्रेहान साहब का, और आप लोग जो यहाँ खड़े हैं इन सब का, क्योंकि सबकी संयुक्त मेहनत और सबके संयुक्त मन से ये योजना सफल हुई है। यूं तो यातायात और परिवहन विभाग सहित संबंधित महकमों पर लापरवाही के आरोप अक्सर लगते हैं, लेकिन कई बार ऐसी मुस्तैदी भी दिखाई जाती है कि घर में खड़ी गाड़ी का टोल टैक्स कट जाता है। यही वाकया मालखेड़ा कैरवाड़ा निवासी शुभराम मीणा के साथ सामने आया। उन्होंने बताया कि उनका वाहन निवास पर खड़ा हुआ था। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। इसके बावजूद 5 दिसंबर को शाम 7:51 पर नगर के पनहोरी स्थित टोल प्लाजा पर इस गाड़ी का टोल टैक्स कट गया। मीणा ने संबंधित अधिकारियों से जांच की मांग की है। शुभराम मीणा निवासी कैरवाड़ा, तहसील मालखेड़ा, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। मैं एक पर्सनल 4 गाड़ी यूज करता हूँ जिसके नंबर 8G02 CH4656 और दिनांक 5/12/2025 शाम 7:51 की घटना है, जो मेरी गाड़ी का टोल पनहोरी टोल प्लाजा नगर और डी रोड के आसपास पड़ता है, वहाँ से कटा। मेरे पास मोबाइल पर मैसेज आया है और जबकि मेरी गाड़ी घर खड़ी हुई थी, उसके बावजूद भी टोल कटा है। तो मैं टोल कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना की आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। अलवर के नेहरू उद्यान पार्क में रविवार को जिला कांग्रेस पर्यावरण संरक्षण प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने पौधरोपण किया। इस दौरान मोरपंखी, रुद्राक्ष और 7 पत्ती के आयुर्वेदिक पौधे लगाए गए। जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल ने बताया कि मोरपंखी का पौधा शिक्षा का प्रतीक है, जिसमें माता सरस्वती का वास माना गया है। इसी तरह रुद्राक्ष में भगवान भोलेनाथ का वास है और 7 पत्ती आयुर्वेदिक पौधे से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। इस मौके पर पौधों की सार संभाल का भी संकल्प लिया गया। वहीं उपाध्यक्ष एडवोकेट मोरध्वज चौधरी, राम सहाय, जिला महासचिव महेंद्र गोयल, सचिव कैलाश चंद गुप्ता, उमा शर्मा और पार्क कर्मचारी संता देवी उपस्थित रहे। जनवादी लेखक संघ की ओर से अलवर इकाई अध्यक्ष नीलाभ पंडित की लिखी पुस्तक हे राम सहित 4 नाट्य पुस्तकों का विमोचन संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम रविवार को मोती डूंगरी स्थित अलवर चौपाटी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ आलोचक जीवन सिंह मानवी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मुंबई विश्वविद्यालय की प्रोफेसर मीनू मौजूद रही। वहीं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार राघवेंद्र रावत ने अपने विचार रखे। इस दौरान वरिष्ठ इतिहासकार हरिशंकर गोयल, साहित्यकार महामाया सैनी सहित अन्य प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति रही। यहाँ मौजूद लेखक नीलाभ पंडित ने बताया कि वह सन 1981 से रंगमंच से जुड़े हुए हैं और पूर्व में भी उनके द्वारा कई पुस्तकों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ये एक्चुअली मेरी पहली नाटकों की पुस्तक है। तो इससे पहले मेरे कविता के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। ये मैं चूँकि सन 81 से रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे मन में था कि मैं नाटक लिखूं। तो पिछले 4-5 साल में मैंने ये 4 नाटक लिखे हैं। इसमें एक नाटक तो गांधी जी को लेकर के है कि गांधी जी और जो आज का युवा वर्ग है उनको कैसे जोड़ा जाए, और गांधी जी के जो सत्य और अहिंसा के जो मूल्य हैं उनको आज की पीढ़ी कैसे समझ सकती है, क्योंकि आज की पीढ़ी जो है गांधी को लगभग भूल चुकी है और गांधी को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं। तो उनको समझने के लिए आवश्यक है कि नई पीढ़ी को भी ये बताया जाए कि किस तरह से गांधी जी ने सत्य के लिए और अहिंसा के लिए काम किया। तो इसके बारे में है। एक नाटक राइस खन्ना की जिंदगी के बारे में है कि किस तरह से एक आदमी का, एक कलाकार का बहुत उत्थान होता है और फिर वो अचानक कैसे पतन की ओर चला जाता है अपने अहंकार के कारण। तो वो दर्शाया गया है। एक नाटक रामायण के एक प्रमुख पात्र शूर्पणखा को लेकर के, क्योंकि शूर्पणखा के बारे में रामायण में बहुत कुछ नहीं लिखा है, जबकि सारी कहानी उसके इर्द गिर्द ही घूमती है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी होता है उसी के कारण से घटनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं। तो उसका क्या सोच था, एक महिला किस तरह से सोचती है अपने बारे में और दूसरी महिलाओं के बारे में,
और उस समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है। और चौथा नाटक जो है वो मजदूर नाम का नाटक है। उसमें यही बताया गया है कि जो पूंजीपति वर्ग, उस पूंजीपति वर्ग ने जहाँ जो शारीरिक श्रम है उसको मजदूर बना रखा है। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की जिला इकाई ने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। संस्था के सदस्य अंबेडकर सर्किल पर पहुंचे और बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही दीपदान और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं, अनुसूचित जाति वर्गों, श्रमिकों और किसान आदि को अधिकार दिलाने के लिए निरंतर कार्य किया। डॉक्टर अंबेडकर के विचार ही आधुनिक और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव निहाल से जिला डॉक्टर बी.आर. शास्त्री, कोषाध्यक्ष थावरमल, पी.एल. सिंह, सूरजमल करदम, जी.पी. वर्मा, स्वरूप सिंह और श्रीश्याम कनौजिया आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर महेश गोटवाल ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। समाचार में वक्त चला छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, एसएस, एसजी और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक,
मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता पजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूंगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्दी जनित रोगों के पीड़ित लगातार पहुंच रहे हैं। इनमें खांसी, बुखार और सीने में दर्द के रोगी अधिक हैं। हालांकि रोगियों को अस्पताल में पूरी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। इस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सकों द्वारा लिखे गए कैल्शियम, दर्द निवारक जेल, एसिडिटी निवारक कैप्सूल और पैरासीटामोल सिरप आदि उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जरूरतमंद रोगियों को मेडिकल शॉप से दवा खरीदनी पड़ रही है। उधर डॉक्टर कैलाश सैनी के अनुसार बच्चों और बुजुर्गों को सर्दी से बचाने की जरूरत है। इन दिनों लोग गर्म जल पीने के साथ ही गर्म तासीर के भोजन का उपयोग करें, साथ ही पर्याप्त गर्म कपड़े पहनना जरूरी है। डॉक्टर सैनी ने माना कि कई दवाई अस्पताल में मौजूद नहीं है, इसके लिए जिला स्तर को पत्र लिखा गया है। फिलहाल मौसमी बीमारी ठंड के हिसाब से सामान्य सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसों में ठंड की शिकायत ज़्यादा आ रही है, जिस पे ये सावधानी रखनी है कि ठंड से बचाव रखें और सांस में दिक्कत होने पर या बहुत ज़्यादा खांसी चलने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपने मर्जी से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। काफ़ी लोग जो आ रहे हैं मरीज, उनको खांसी की दवा नहीं मिल रही है, कई दर्द की दवा भी नहीं है, तो यहाँ आ नहीं रही, पीछे से क्या कारण है? हाँ, अभी हमारे पास अवेलेबल स्टॉक था वो खत्म हो गया है और उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है और वो कह रहे हैं कि जल्दी आ जाएंगे। मालाखेड़ा क्षेत्र में स्टेट हाईवे 44 के समीप हनुमान मंदिर तलाई पर अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। यहाँ शनिवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया और रविवार को अन्नकूट महोत्सव आयोजित हुआ। श्रद्धालु राजाराम चौधरी ने बताया कि हनुमान मंदिर पर हर वर्ष अन्नकूट किया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। वहीं इस मौके पर श्रद्धालु राजवीर, विकास, सुरेश, छुट्टन, दीपू, हन्नू और नीरज सहित अनेक श्रद्धालुओं द्वारा सेवाएं प्रदान की गई।
मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ग्राम गुगडोत में बाबा श्याम एवं मां भगवती प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। इसका शुभारंभ मंगल कलश यात्रा के साथ किया गया। यह अनुष्ठान 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक किया गया। भागवत कथा का वाचन आचार्य जगदीश शर्मा करेंगे, जबकि मुख्य आयोजक अविनाश शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन यह कथा दोपहर 12 से शाम 4:30 बजे तक होगी। उधर मंगल कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। वे डीजे की धुन पर नृत्य करते हुए कलश शोभा यात्रा में शामिल हुई। सर्दी शुरू होते ही सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को भामाशाहों की ओर से गर्म कपड़े प्रदान कर उन्हें राहत पहुंचाई जा रही है। इसी क्रम में राजकीय प्राथमिक स्कूल बिचपुरी में गायत्री निरंजन लाल सेवा फाउंडेशन मनुमार्ग की ओर से जर्सी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष निरंजन लाल, उपाध्यक्ष गायत्री देवी, सदस्य अंजू गुप्ता और राकेश कुमार मौजूद रहे। प्रधानाध्यापक विमला देवी ने सभी का आभार व्यक्त किया। निर्भयपुरा गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत लगाए ट्यूबवेल के वायर जलने से ग्रामीणों को समय पर पानी नहीं मिल पा रहा। यहां जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर नल कनेक्शन लगवाए गए थे, जिससे ग्रामीणों को समय पर पानी मिल सके, लेकिन योजना के तहत लगाए गए ट्यूबवेलों के तार जल जाने की वजह से ग्रामीण पानी के लिए परेशान हैं। स्थानीय निवासी राहुल और चेतराम सहित अन्य लोगों ने बताया कि ट्यूबवेल के अंदर लगे वायर कई जगह से कट जाते हैं और इस ओर प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में खेतों में लगे ट्यूबवेल से पानी लेकर आने को वे मजबूर बने हुए हैं। मेरा नाम राहुल है, गाँव निर्भयपुरा है। यहाँ पर हमारे बोर लगाया था सरपंच के द्वारा, 2 महीने से बंद पड़ा है। 2-3 बार इसकी केबलें चेंज करी गई, लेकिन टूटी फूटी केबल लाते हैं फिर बढ़ जाती हैं। बंद पड़ा है, गांव का पूरा रोड खोद दिया, पाइपलाइन दाब दी, उसके बाद में बोर बंद पड़ा है। तो 2-3 महीने हो गए इसको लगातार। यहाँ पर हर बार कार्रवाई करी जा रही है, कोई इसके प्रति ध्यान नहीं दे रहा है। तो थोड़ा जल्दी कितने महीने से पानी नहीं आ रहा? कम से कम 2 महीने हो गए। पूरे गांव का रोड खोद दिया, पाइप दाब दिए, लेकिन केबल है जो टुकड़ों में लगाते हैं वो बार बार बढ़ जाती है जैसे चलाते हैं। फिर नई केबल लगा योजना का लाभ नहीं मिल रहा। हाँ, कोई लाभ नहीं। गाँव वाले लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। शाम को हेडपम्पों पर लाइन लगती है। कितने घर होंगे गांव में? है 50-60 घर हैं कम से कम। नटनी का 12 से देवनारायण मंदिर परिसर में ई लाइब्रेरी का निर्माण जारी है। उधर सीआरपीएफ के जवान भामाशाहों द्वारा लाइब्रेरी निर्माण कार्य में 1,01,01 रुपए की दान राशि दी गई। इन सभी का देवनारायण मंदिर पर रविवार को स्वागत किया गया। देवनारायण मंदिर कोषाध्यक्ष तोताराम गुर्जर ने बताया कि आसपास के ग्रामीण युवाओं को लाइब्रेरी में मुफ्त शिक्षा सुविधा दी जाएगी। इसकी देखरेख रिटायर्ड अध्यापकों द्वारा की जाएगी। भगवान देवनारायण के मंदिर पे देव का 12 धर्मपुरा में आज जो ये लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा है, उस खुशी में हमारे समाज के जवान जो देश की रक्षा करते हैं, सीआरपीएफ एक ग्रुप है, सीआरपीएफ केंद्रीय पुलिस का एक समाज का ग्रुप बना हुआ है, उसने पैसा अपना तनख्वाह से बचाकर और उसको आज दान करने के लिए मंदिर पे पधार रहे हैं। उनके स्वागत की बेला में मंदिर समिति यहाँ मंदिर पे तत्पर है और भगवान से अरदास करते हैं कि वो जो देश की रक्षा करते हैं वो भगवान के लिए और समाज के बच्चों के लिए लाइब्रेरी में दान करने आ रहे हैं। और मंदिर पे एक भव्य लाइब्रेरी बनाई है 100 बच्चों की, उसका निर्माण पूरा हो गया है। अब उसकी फिनिशिंग चालू है और उसको चालू कर देंगे। इसी कड़ी में पूरे देश के समाज के जो सीआरपीएफ बंधु हैं, प्यारे हमारे भाई, वो आज मंदिर पे पधार रहे हैं। तो लाइब्रेरी से कितना फायदा होगा अपने समाज के लोगों को या अन्य समाज के भी हो सकते हैं? ये लाइब्रेरी निःशुल्क रहेगी। इसमें सभी समाज के बच्चे आके अध्ययन कर सकते हैं और लाइब्रेरी से हमारे आसपास के 10-12 गाँव जो छोटे छोटे गांव हैं, पहाड़ी क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी सुविधा बनी है। वो शहर में नहीं जा सकते, गरीब बच्चे, गरीब परिवारों के जो शहर में नहीं जाएंगे, उनके लिए ये लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है। यहाँ अच्छे हम टीचर रखेंगे, जो भूतपूर्व टीचर हैं वो यहाँ व्यवस्थापक रहेंगे और बच्चों के पूरा ध्यान रखेंगे और बच्चे नौकरी के लिए और अच्छे ऊंचाइयों को छूने के लिए यहाँ प्रशिक्षण दिए जाएंगे। राजगढ़ कस्बे के नवीन बस स्टैंड स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहब का 69वां महापरिनिर्वाण दिवस शनिवार को मनाया गया। इस मौके पर परिचर्चा एवं विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में आदिवासी सेवा संस्थान के अध्यक्ष रामकिशन मीणा, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश सैनी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति अध्यक्ष अमर सिंह वर्मा, एनएल वर्मा और राम निवास मीणा आदि ने अपने विचार रखे। आज 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, संविधान के निर्माता, भारत रत्न, उनका परिनिर्वाण दिवस था, जिसके उपलक्ष्य में हम सभी
अम्बेडकर समिति के सदस्य, आदिवासी सेवा संस्थान के सदस्य, ओबीसी मोर्चे के सदस्य और SC ST OBC की संयुक्त समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति में परिनिर्वाण दिवस राजगढ़ के बाबा साहब के जो स्टैचू है उस पर मनाया गया, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, बाबा साहब को याद किया, उनके द्वारा दिए हुए हमें हक अधिकारों के प्रति जागरूक किया और यह निर्णय लिया गया, यह सभी ने अपने विचार व्यक्त किए कि हमें संविधान का अध्ययन करना चाहिए, संविधान की रक्षा के लिए हम सबको एकजुट रहना चाहिए और सभी ने बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। खैरतल थाना अधिकारी रहे राकेश मीणा का CI पद पर प्रमोशन होने पर उनका अभिनंदन किया गया। मीणा का पदस्थापन कोटा किया गया है, इसे लेकर खैरतल थाने में स्टाफ द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, साथ ही उन्हें साफे पहनाए गए। इसके अलावा खैरतल थाने से डीजे के साथ सम्मान रैली भी निकाली गई। इस मौके पर कर्ण सिंह, विजय फौजी, शेखर मंजीत, पुष्पेंद्र, उमेश अग्रवाल और लखी सैनी आदि मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिले में सरकारी क्षेत्र की इफ्को कंपनी सहित चंबल और RCF कंपनी की खाद रैक पहुंच चुकी है। इसके जरिए जिले में कुल 52,800 बैग यूरिया की सप्लाई की जा रही है। कृषि संयुक्त निदेशक विजय सिंह ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों सहित लगभग 80 उर्वरक विक्रेताओं के यहां रैक लगाई गई है। साथ ही कुल 2400 मैट्रिक टन यूरिया के कुल 52,800 बैग सप्लाई हो रहे हैं। हर किसान को अधिकतम 5 बैग यूरिया के दिए जाएंगे और इसके लिए उन्हें आधार कार्ड साथ लाना होगा। खैरतल के PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में पूर्व छात्र मिलन समारोह संपन्न हुआ। यहां वर्ष 2000 के बैच ने सिल्वर जुबली मनाई, साथ ही विद्यार्थियों को स्पोर्ट्स किट भेंट की। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य KK जोशी और पूर्व छात्रों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। पूर्व विद्यार्थियों ने अपने स्कूल के दिनों की यादें साझा की, साथ ही शिक्षा और करियर निर्माण में विद्यालय की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत के साथ मराठी और राजस्थानी नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। वहीं प्राचार्य जोशी ने कहा कि पूर्व छात्रों की उपलब्धियां हमारी असल पूंजी है, वहीं उनकी सफलता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। कार्यक्रम का समापन उप प्राचार्य KR मीणा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ, जबकि संयोजक महेश यादव रहे। वहीं मंच संचालन सुषमा यादव ने किया। उमरैन की पंचायत सावड़ी में बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सावड़ी और सुकल गांव के लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी और सफाई एजेंसी पर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत ने अलवर शहर की एक एजेंसी को करीब 10 लाख रुपए का सफाई ठेका दिया है, लेकिन बीते 10 महीनों में चंद बार ही सफाई कर पाई है। इसके चलते नालियों में कचरा भरा हुआ है और मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। इसके चलते लोगों को खुद ही कचरा उठाना पड़ता है। वहीं कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने बताया कि कदम नहीं उठाया गया तो जिला कलेक्टर और पंचायत राज मंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पर रास्ते में पानी का भराव है, कीचड़ हुआ पड़ा है और यहाँ पर पानी का निकास नहीं है। सर्दी, गर्मी, बरसात, छठे चौमासे सब जगह यहाँ पर पानी भरा रहता है। बच्चों को आए तीसरे दिन डॉक्टर के दिखाना पड़ता है, मलेरिया से ग्रसित हो रहे हैं। और यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि इस रास्ते को साफ करवाया जाए या फिर यहाँ पर रोड बनाया जाए, पानी का निकास करवाया जाए। सेक्रेटरी, सरपंच को सबको बोल के देख लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारा तो अनुरोध है कि इसको सही करवाएं। सुकल गांव है, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है। ये देखो निकलने को बढ़ने को कुछ भी भयो नहीं है। बच्चे बीमार रहते हैं, हर टाइम पानी भर जाता है, कुछ भी सुविधा नहीं है। सरपंच को भी कहते हैं, सेक्रेटरी को भी खूब किया हमने, कोई भी नहीं सुनता हम गरीबों की। इन दो गांव में प्रजापति समाज की बैठक के दौरान समाज सुधार के लिए कई फैसले लिए गए। बैठक की अध्यक्षता थानागाजी से आए वरिष्ठ समाज सेवी भागीरथ प्रजापति ने की। वहीं जिला अध्यक्ष सज्जन लाल प्रजापति ने कहा कि मृत्यु बोझ फिजूल खर्च भी है और कानून अपराध भी, इसलिए इसे तुरंत खत्म करना होगा। इसी तरह वक्ता भगवान साहेब प्रजापति ने शादी में फिजूल खर्ची के विरोध में विचार रखे। इसके बाद निर्णय लिया गया कि अब विवाह में भात के तौर पर केवल कपड़े और प्रतीकात्मक 1 रुपए की सम्मान राशि स्वीकार की जाएगी। कृपाल प्रजापति ने भी शादी विवाह में होने वाले अनावश्यक दिखावे को व्यर्थ बताया। वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि इस महंगाई के दौर में बच्चों की शिक्षा ही सबसे बड़ी पूंजी है। मूलचंद प्रजापति, छाजूराम प्रजापति, किशनलाल, जगदीश प्रसाद, दीवानचंद, मदन और कालू राम कुमार आदि ने विचार रखे। हमारे इन लोग में सभी ग्रामवासी इकट्ठे हुए, हमारे समाज के, प्रजापति समाज के, उसमें ये निर्णय किया गया कि हमारे दहेज पे रोक और हमारे समाज सुधार पे जो अपने
जैसे मृत्यु भोज पे और जैसे दहेज पे ज़्यादा गौर फरमाया। जैसे आपस में बात लेते हैं, उनके अंदर भी भाई जैसे अपने परिवार की एक ही परिवार के कपड़े लाए, ये फालतू जैसे कपड़े लेते हैं उनमें कोई फालतू खर्चा होता, समाज सुधार करनी चाहिए, ये हम सभी समाज को आवेदन करते हैं। भाजपा जिला कार्यकारिणी ने प्रतिनिधि मंडल जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। जिला महामंत्री ऋषिराज शर्मा के अनुसार प्रदेश के 3 संभागों की भाजपाइयों की बैठक मुख्यमंत्री निवास जयपुर पर संपन्न हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री का अलवर के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। सीएम ने 2 साल के कार्यकाल की योजनाओं की जानकारी दी। इनमें प्रमुख रूप से बिजली पानी की योजनाएं शामिल है। साथ ही इन योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जिस तरह से पूरे प्रदेश के भाजपा नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बुलाया है, संभागवार मीटिंग ली है, अलवर से भी आप पहुंचे हैं, किस तरह के दिशा निर्देश दिए, क्या वार्ता हुई, क्या जानकारी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है। बूथ बूथ तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्रिय है और उन्हीं कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी न केवल प्रदेश में अपितु राष्ट्र में भी अपनी सरकार बना रही है और जनता की सेवा कर रही है। इसी सेवा कार्य को ध्यान में रखते हुए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा ने पिछले कुछ दिनों में संपूर्ण राजस्थान के सभी संभागों के प्रमुख कार्यकर्ता, जिला पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों की अपने निवास पर बैठक रखी थी। कल दिनांक 6 दिसंबर को कोटा संभाग, जोधपुर संभाग और जयपुर संभाग, इन तीनों संभागों के जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, प्रभारी, इन सब कार्यकर्ताओं की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन राठौड़ जी ने ली। उस बैठक में हमारे सभी वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता बंधु, नेतागण यहाँ से गए और जयपुर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी, प्रदेश महामंत्री, जो नई टीमें भी गठित हुई है, वो सब भी इसमें उपस्थित है। मोटे मोटे रूप से वैसे तो खैर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हमेशा ही 24 घंटे 7 दिन जनता की सेवा में लगा रहता है और अपने सेवा कार्यों के द्वारा राष्ट्र के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बैठक को बुलाने का मैं समझता हूँ सबसे प्रमुख उद्देश्य भी और सबसे प्रमुख कारण ये था कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बल मिले, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भी जोश के साथ में जो हमारे 2 वर्ष का सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, उसकी उपलब्धियां जनता तक पहुंचाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में इन 2 वर्षों में वो काम करके दिखाया है जो विगत कांग्रेस की सरकार 5 साल में भी नहीं कर पाई। ऐसे अनेक उदाहरण कल की बैठक में हमें देखने को मिले और हमें सुनने को मिले और हमारी जानकारी में भी हैं। चाहे वो बिजली से संबंधित है, चाहे वो पानी से संबंधित है, चाहे वो ERCP से संबंधित है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा कि राजस्थान मरु प्रदेश में आता है, जल का यहाँ पर संकट है और कितने ही वर्षों से ERCP का जो मसला था वो अटका हुआ था, लेकिन नई सरकार बनने के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भजनलाल जी ने, माननीय जल संसाधन मंत्री, अपने केंद्र के जल संसाधन मंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इन सब समस्याओं को निवारण करते हुए ERCP के मसले को पूरा कर दिया। उसके DPR भी बन रही है, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो रहे हैं, उसके सर्वे भी पूरे हो गए और वह दिन दूर नहीं है कि जब ERCP का पानी हम सबके पास में यहाँ पर मिलकर भारत के, राजस्थान के किसानों की सब समस्याओं को दूर करेगा, पेयजल को भी पूर्ति करेगा। बिजली के विषय में भी जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया और हम सब जानते हैं, सोलर के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इतने काम हुए हैं। 6000 करोड़ रुपए के सौर परियोजनाएं, PM कुसुम योजनाएं चालू हैं और 6000 करोड़ की ही और अधिक, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बैठक में कि 6000 करोड़ तो हम कर ही आए और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर 6000 करोड़ की और वहां से हमें परियोजनाएं मिल गई हैं। राजस्थान में सूर्य सबसे ज्यादा तीव्रता पर रहता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी है, तो हमारा ये एडवांटेज है कि हमारे पास में सौर ऊर्जा बहुत उपलब्ध है।
तो राजस्थान की सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 2027 तक हम हमारे किसान को दिन में बिजली देना प्रारंभ कर देंगे। इस संकल्प को लेकर हम काम कर रहे हैं। सर, आम कार्यकर्ता जो आपके हैं मंडल के, जिले के, मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिलने पर कितनी खुशी हुई? मुख्यमंत्री जी कैसा रेस्पॉन्स रहा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब घर का कोई मुखिया अपने घर के किसी बालक के साथ में, छोटे के साथ में, युवा के साथ में बैठता है तो उनको भी आनंद आता है और युवाओं को भी उनसे सीखने को मिलता है। औरों की तो मैं क्या कहूँ, मैं तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी आपको बताता हूँ कि कल मुख्यमंत्री से मिलने के बाद में हमें खुद में ऊर्जा का इतना संचार हुआ है और हमें कई चीजें ऐसी पता लगी कि वाकई में हमें देखने में तो लगता है कि मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके ऊपर कार्यभार कितना है, कितनी कितनी चीजों को ध्यान में रखते हुए वो उन सब कामों को कर रहे हैं। प्रत्येक जिला, प्रत्येक मंडल, प्रत्येक विधानसभा, इन सब पर अनेक अनेक योजनाएं, हर योजना का उनका निराकरण, हर चीज का उनका समीकरण बैठा कर अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और कल उन्होंने खुद ने भी कहा कि हमारा लक्ष्य ये है कि देखो समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं होती, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने कहा और हम भी जानते हैं। यदि हम हमारी गाड़ी भी चलाएंगे, उसकी प्रॉपर सर्विस भी कराएंगे तो भी उसमें कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई ट्रबल, कोई ना कोई चैलेंज आते ही रहते हैं। ये चाहे हम घर चलाएं तब भी, या हम सरकार चलाएं तब भी, या हम कोई व्यवसाय करें तब भी। किंतु इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो ये है कि उस समस्या का निदान कितनी जल्दी हो सकता है, उसका निराकरण हम कितनी जल्दी कर सकते हैं और उस समस्या से निजात पाकर उसका लाभ कितनी जल्दी से जल्दी हम अन्य सबों को पहुंचा सकते हैं। तो पिछले 2 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक भी दिन छुट्टी न करते हुए, पूरे वर्ष भर कार्य करते हुए राजस्थान की जनता की सेवा में अपने आप को पूरी तरह झोंक रखा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस विषय में काम कर रही है। राजस्थान की जनता को अधिक से अधिक किस प्रकार लाभ पहुंचाया जा सके, कैसे लोक कल्याणकारी कार्य किए जा सके और किस प्रकार राजस्थान में रहने वाले राजस्थानियों का मान बढ़ाया जा सके। अभी कल भी एक विषय आया था प्रवासी राजस्थान वाला। हमारे जो प्रवासी राजस्थानी, उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन जयपुर में होने जा रहा है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हम कितना बाहर से निवेश हमारे राजस्थान में लेकर आ रहे हैं, कितना जबरदस्त काम उस पर हो रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारे राजस्थान का यहाँ का उद्यमी बाहर जाकर कितना अपने आप को स्थापित करके अपनी एक अहम पहचान बना रखा है, वो सब भी फायदा राजस्थान में हम सब राजस्थानियों को मिलने जा रहा है। अलवर के खदाना मोहल्ला में सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान पेयजल की राइजिंग लाइन क्षतिग्रस्त हो गई। इससे इलाके में पानी की सप्लाई प्रभावित हो गई है। स्थानीय निवासी प्रीतम ने बताया कि ठेकेदार द्वारा सीवरेज लाइन को पानी की राइजिंग लाइन के एकदम नजदीक डाला जा रहा है। इससे पानी के दूषित होने का खतरा बढ़ गया है। साथ ही कई घरों के पेयजल कनेक्शन खुदाई के दौरान टूट गए। इस बारे में नगर निगम आयुक्त को लिखित शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कार्रवाई का अभाव बना हुआ है। स्थानीय निवासियों ने मांग की कि तुरंत क्षतिग्रस्त राइजिंग लाइन को ठीक कर वाटर सप्लाई बहाल की जाए। टेहला क्षेत्र में बिरकड़ी से नारायणी माता सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के आरोप सामने आए हैं। ऐसे में कानियावास गांव के लोग सड़क पर उतर आए और काम को रुकवा दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदार द्वारा मानक सामग्री के बजाय कम गुणवत्ता वाली डामर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें सड़क की मजबूती और सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से तत्काल जांच कराने और मानकों के अनुसार सड़क निर्माण कार्य पूरा करने की मांग उठाई। उधर कुछ समय बाद PWD JE ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की, लेकिन ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा कि सड़क घटिया नहीं बननी चाहिए। ग्राम पंचायत में यहाँ पे देखो रोड का काम चल रहा है, तो रोड की हालत देखो ये घेरा गया है रोड में, वहाँ से ठेठ बांध से और यहाँ पे यहाँ तक देखो हालत देखो रोड की। देखो ये क्या है, ये रोड है कि ऐसे देख पैरों से कैसे हो रहा है। आ जाने दो उनको, और ये पता ही नहीं है क्या क्या सिस्टम क्या क्या कर रहे हैं रोड। देखो वहां तक अभी रोड बना है, वहां तक ये हालत है रोड की, पूरी रोड की हालत ये है। गोलाकाबास में सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पीछे स्थित कॉलोनी में लेपर्ड के आने से दहशत फैल गई। यहाँ के निवासी रामजिला प्रजापति के निवास के समीप यह लेपर्ड पशुओं के बाड़े में पहुंचा। घर के बाहर लगे CCTV कैमरों में इसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। आए दिन आबादी क्षेत्र में लेपर्ड्स के मूवमेंट देखे जा रहे हैं। वे यहाँ पशुओं और श्वानों के शिकार के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय महिला कृष्णा कुमावत ने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों को सूचना के लिए संपर्क करने पर किसी ने फोन नहीं उठाया। मैं रामजीलाल प्रजापत, गांव गोलाकाबाद सीनियर स्कूल के पीछे, सरकारी स्कूल के पीछे कॉलोनी है, उसमें 3-4 बार
जंगल से टाइगर आ गया। रात के समय हमारे गाय और भैंसों को मतलब पशुओं को खतरा है, इसलिए वन विभाग के कर्मचारी से निवेदन है कि वो इसका निराकरण करें और समस्या का समाधान करने की कृपा करें। गोलाबाद से है, टहला तहसील है और यहाँ पे वगैरह का आतंक है। ये रोजाना करीब आता है, कई बार हमारे जानवरों को नुकसान दिया और संपर्क अधिकारियों से संपर्क करे तो वो फोन नहीं उठा रहे। रोज आता है, टावर डोलता है, डंडा डोलता है। अब क्या कितने बगाड़ दे, क्या करे अभी? अब देखो अभी आगे और करो। अलवर के बगड़ तिराए पर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की बैठक संपन्न हुई। इसका आयोजन जिला अध्यक्ष रामनिवास बरवाड़ा की अध्यक्षता में किया गया। प्रदेश महासचिव एडवोकेट नवल सिंह ने बताया कि इस मौके पर कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अनेक कार्यकर्ता भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए। साथ ही इकाई अध्यक्ष मोहन सिंह ने भी विचार रखे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के बयान की आलोचना की है। सैनी के अनुसार मंत्री यादव ने कहा कि भारत कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। पीसीसी महासचिव ने इस बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कांग्रेस मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान में कांग्रेस ने 11 सीट प्राप्त की थी। साथ ही अगली बार सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सैनी ने आरोप लगाया कि सांसद के अब तक के कार्यकाल में कोई विशेष काम नहीं हुए हैं। इसके अलावा मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। महासचिव सैनी ने यह भी कहा कि जब भी चुनाव बैलेट पेपर से होंगे तो उसमें भाजपा को आईना दिख जाएगा। अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव का बयान आया है कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है और कांग्रेसी 70 साल में कुछ नहीं कर पाए, जिसका परिणाम स्वरूप जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और कांग्रेस पतन की ओर है। कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस तरह के बयानबाजी, एक किस्सा हुआ था मुंगेरी लाल के सपने, तो ये ऐसे पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के ऐसे मुंगेरी लाल बहुत घूमते हैं, छोटे मोटा नेता बहुत घूमते हैं जो इस तरह के सपना देख रहे हैं कि भारत में कांग्रेस मुक्त हो जाएगी। तो ये सपना तो 2014 में हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए थे, अमित शाह आए, तो वो 2014 से देख रहे हैं ये सपना कि हिंदुस्तान को कांग्रेस मुक्त करेंगे। तो अब छोटे मोटे भी नेता भी देखने लग गए। तो अपनी सीटें तो बचाएं, अगले कार्यकाल में अपने खुद को तो जीत के बताएं क्या काम हो रहे हैं। 2 साल से 1.5 साल होता है, क्या काम हुए हैं आज खुद के लोकसभा में देखें, झाँक करके देखें अपने गुरेमान में, और हिंदुस्तान से कांग्रेस मुक्त होना चाहेंगे। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि ये इनके बीजेपी के नेता जुमलेबाज नेता हैं, कुछ भी बयानबाजी कर जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं और इनसे कुछ कहो तो ये जुमले हैं। तो ऐसे सपने, ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखना व्यर्थ है। इन ऐसे नेताओं को मैं सीधा बताना चाहूँगा कि अपने क्षेत्र में ध्यान दें। जो उन्होंने चुनाव के टाइम पे जो घोषणाएं की, उन घोषणाओं पे ध्यान दें, उन कामों को कराएं। आज भी उनके लोकसभा क्षेत्रों में ऐसे बहुत से काम हैं जो इनको ध्यान देना चाहिए, कराना चाहिए। उन पर तो ध्यान दें, दूसरे के घरों में ध्यान दे रहे, दूसरे की पार्टी में दे रहे कि वहाँ क्या हो रहा है। आप अपने कामों पर ध्यान दीजिए ना। मैं यही कहना चाहूँगा, बीजेपी के नेताओं को अपने गुरुबान में झांकना चाहिए, दूसरे के घरों में नहीं देखना चाहिए। सर, पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस की सीट बढ़कर डबल हो गई और भारतीय जनता पार्टी की सीट घटी है। आपको लग रहा है कि मोदी सरकार की लोकप्रियता घट रही है और कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, या आपके चुनाव में बता देंगे। पिछली बार तो इलेक्शन में हमारी एक भी सीट नहीं, अब के बार हमारी 11 सीटें आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब के बार आपके देख लेंगे चुनाव में कि एक अगर पूरे राजस्थान में से एक भी सीट अगर लोकसभा ले जाए, और राजस्थान में पूरे 2/3 बहुमत से हम राजस्थान में भी हम सरकार बनाने जाने, और केंद्र में भी हम हमारे यहाँ से राजस्थान से 25 के 25 सांसद यहाँ से जिता के भेजेंगे। अभी तो 25 हैं, हो सकता है परिसीमन में आपकी बात कुछ बढ़ जाए। ऐसी बहुत से जिले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिला बनाए, तो संभावना है कि यहाँ विधानसभा की सीटें बढ़े, लोकसभा के बढ़े। लेकिन अभी फिलहाल जो जितनी हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि हम इनको बीजेपी वालों को एक भी लोकसभा सीट नहीं देंगे, और राजस्थान में भी 2/3 बहुमत से हम सरकार बना करेंगे। राजस्थान खाद्य व्यापार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया के अनुसार $1 की कीमत 90 रुपए के बराबर होने से आयात निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा।
आयात महंगा होगा और ऐसे में अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि कृषि सेक्टर पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि कृषि से संबंधित आयात निर्यात कम होता है, लेकिन भारत जिन वस्तुओं का आयात करता है वह महंगी हो जाएंगी। इसलिए डॉलर मजबूत होना और रुपए का कमजोर होना अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। कीमत 90 रुपये हो गई है, निर्यात पर और व्यापार पर क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है? जो चीज़ हम बाहर से मंगाते हैं वो महंगी आएगी और हम जो यहाँ से भेजेंगे उसमें भारत सरकार को फायदा होगा। डॉलर का इफेक्ट एग्री वस्तुओं पर कम आएगा। डॉलर का इफेक्ट मुख्य रूप से अन्य आम उपभोक्ता की जो वस्तुएं और जो हमारी एक मजबूरन है, वर्तमान में जो डॉलर की वजह से जैसे हमारा आज खाद्य तेल है, खाद्य तेल बाहर से मंगाएंगे तो हमारे लिए महंगा ही आएगा, तो नुकसान तो है। लेकिन अब कोई चीज़ डॉलर आप 90 रुपये कह रहे हैं, हो सकता है भी लोग बाग डॉलर भी अभी ऊंचे में भी जाए। तो क्या कारण है कि डॉलर लगातार बढ़ रहा है, रुपया गिर रहा है, इसका क्या कारण लग रहा है? ये अर्थव्यवस्था सभी देशों की अपने अपने तरीके से रूप में होती है, उसका अपन इतना आसान काम नहीं है इसका बोलने में। चूँकि किसी भी देश का डॉलर अगर बढ़ा है तो इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण बहुत होते हैं, इसलिए इसका तो एक अलग ही अध्ययन होता है। तो डॉलर जब महंगा होगा तो ज़्यादा रुपए के खर्च करने पड़ेंगे व्यापार में, तो कहीं ना कहीं व्यापारी को दिक्कत तो होगी। व्यापारी नहीं, सरकार के जो वस्तु जो मंगाएगी वो महंगी पड़ेगी, ये तो है। अगर आप यहाँ से भेजेंगे तो अपन डॉलर के रूप में जो रुपया मिलेगा वो अपने देश के लिए फायदा हो। रींगस से खाटू श्याम के लिए पैदल ध्वज यात्रा 25 दिसंबर को आयोजित होगी। इसे लेकर रामगढ़ कस्बे के बहादुरपुर रोड स्थित श्याम मंदिर में श्याम मंडलों की बैठक आयोजित हुई। इसमें चेतन ललित मोहन ओझा और करौली खालसा के नंदलाल महाराज का सानिध्य रहा। श्री जन कल्याण समिति से जुड़े एडवोकेट दिनेश शर्मा ने बताया कि बैठक में अलवर, भरतपुर और हरियाणा से करीब 35 श्याम शाखा मंडलों ने भाग लिया। साथ ही जन कल्याण समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल तनेजा, संजय अग्रवाल, अमित भारद्वाज, गौरव सोनी, अनिल जैन, संदीप सेन और शंकर श्रीवास्तव आदि उपस्थित रहे। आज 7 तारीख को श्री श्यामेश्वर धाम रामगढ़ में ब्रजराट क्षेत्र जो मेवात क्षेत्र लगता है उसकी एक महासंघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हमारे ब्रह्मलीन संत श्री ललित मोहनाचार्य जी महाराज, जिनकी गद्दी पर विराजमान पीठाधीश्वर तिजारा वर्तमान में श्री ललित मोहनाचार्य जी महाराज उपस्थित थे। साथ में ही महासंघ के अध्यक्ष श्री मनोज तायल जी और हमारे सरपंच साहब जो भिवाड़ी से पधारे हैं, हमारे इस रामगढ़ जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष श्री जवाहर मामा तनेजा जी और सभी श्याम प्रेमी आज इस महासंघ की मीटिंग पधारे, जिसमें प्रतिवर्ष जो एक पदयात्रा खाटू श्याम के लिए जाती है, रींगस से खाटू श्याम के लिए। अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर को तेज रफ्तार के कारण दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ईटा राणा की ओर से आ रहे एक युवक की बाइक अनियंत्रित होकर पुल के डिवाइडर से जा टकराई। इससे युवक पुल से नीचे गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान भगवान साय सैनी के रूप में हुई है, जो जुबलीबाज क्षेत्र के निवासी थे और भरतपुर की कंपनी में मैनेजर पद पर कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार युवक तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए पुल की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह पुल पर चढ़ा, मोड़ पर अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया। अनियंत्रित हुई बाइक तेज रफ्तार में डिवाइडर से जोरदार टकरा गई। टक्कर इतना भीषण थी कि युवक नीचे की ओर जा गिरा, जबकि बाइक घसीटते हुए पुल की दूसरी ओर जा गिरी। हादसे के तुरंत बाद राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। नीचे से गुजर रही थार गाड़ी के चालक ने मानवता दिखाते हुए घायल युवक को तुरंत राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अरावली विहार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। पहाड़ों से हथियारों का भारी जखीरा किया बरामद, पुलिस ने नांगल तोड़ियार में दी दबिश। बेटी स्कूल से लौटी तो फंदे पर लटके मिली पिता की लाश। गोलेटा की सैयद कॉलोनी में मजदूर ने की आत्महत्या। सरिस्का में नए साल के लिए सफारी की बुकिंग सहित तैयारियों ने पकड़ा जोर। वहीं बाघों की लगातार साइटिंग से हो रहे रोमांचक अनुभव। और न्यायिक अधिकारियों ने लोक अदालत की तैयारियों पर किया चिंतन।
विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा आयोजन। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।